वेलकम टू द सेकंड सेशन। प्रीवियस सेशन में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट आर द काजेज ऑफ द posterior or the dorsal restraint and what are the causes of the anterior acute restraint। ये क्लियर हो कि ये हम acute restraint की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसमें हमने डिस्कस किया था कि किनबॉग डिजीज जो है ये यूजुअली एक मेडिकल कंडीशन होती है दैट इज may not be like ट्रॉमेटिक। सो ये तमाम के तमाम आप कह सकते हैं कि एक्यूट तो है बट ट्रॉमेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें किनबॉग डिजीज जो है ये होता इस तरह है कि ल्यूनेट बोन जो है उसकी जो ब्लड सप्लाई है ये बंद हो जाती है बिकॉज इसकी इस्केमिक इस्कीमिया हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी निक्रोज स्टार्ट हो जाती है एंड वी कॉल इज द ऑस्टियोनेक्रोसिस, यानी बोन निक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है और इस्केमिक निक्रोसिस होती है। तो किनबॉग डिजीज जो है जस्ट बिकॉज ऑफ द दैट, जिस बंदे ने पहली दफा इसको डिस्क्राइब किया था रेडियोग्राफर, जिसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इन द रेस्ट में, रॉबर्ट किनबॉग। तो किनबॉग के नाम पे जो है ये मशहूर है। तो किनबॉग डिजीज, और ये डिजीज यूजुअली जो होती है यंग पॉपुलेशन में होती है, जो यंग एडल्ट आप कह सकते हैं 20 to 39 40 ईयर्स के दरमियान, जिसमें रिस्ट एरिया पे इंटीरियर स्वेलिंग, पोस्टीरियर स्वेलिंग होती है, पेन भी होती है। और इसकी इसमें फिर अगर आप डिटेल में तो ये तकरीर इसकी क्लासिफिकेशन होती है, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, 5 स्टेजेस होते हैं जिनको कहा जाता है लेकमैन क्लासिफिकेशन। अब ये जो लेकमैन क्लासिफिकेशन है उसमें फिर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और स्टेज 3 के फिर 2 होते हैं, स्टेज 3A, स्टेज 3B, स्टेज 4 एंड स्टेज। तो ये स्टेज 4 तक है बट स्टेज 3 जो है इसकी A एंड B है। और ये एक्सरे के बेस पर, के एक्सरे पर इसकी इसका जो सिम्टम्स है या जो बाकी इसकी जितनी भी फीचर्स है ये अवेलेबल है कि नहीं, ये नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो क्या किनबर्ग डिजीज जो है देयर इज वन ऑफ द काज फॉर द एक्यूट टॉस ऑफ रिस्ट पेन। हम स्किपाइड इन्फेक्शन की ही बात कर रहे थे कि इन्फेक्शन से मुराद ये है कि व्हेन द स्किपाइड इज हिटिंग और रिपोर्टिंग अनदर कार्पल बोन, और इसकी वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है दैट इज एक्चुअली नोन एज द स्किपाइड इन्फेक्शन सिंड्रोम। फ्रैक्चर डिस्लोकेशन ऑफ द कार्पस, ये किसी भी जो है कार्पल बोन की हो सकती है। ल्यूनेट फ्रैक्चर है, डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर है, इसके पहले ल्यूनेट लिगामेंट टियर है, ल्यूनेट रेक्वेटल लिगामेंट टियर, डिस्टल रेडियो जॉइंट एंड कार्पल कार्पल डिस्लोकेशन। ये तमाम कंडीशन जो है दे आर causing the dorsal wristband, while the carpal instability, if there is instability among the initial and proximal row, they may also have some pain at the interior wrist side, acute and the hook of the hamate हो। तो ऑब्वियसली बिकॉज हुक जो है ये सामने की तरफ होता है, और हुक की फिर डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। एक तो हम सिंपल पल्पेशन से कर सकते हैं कि जहां पर इंटीरियर क्रीज जो होती है उससे हमने 1 सेंटीमीटर आगे जाके जो अपोजिट ऑफ द तिनार मसल्स है, यानी स्टार्ट ऑफ द हाइपोतिनार, बिल्कुल या तिनार और हाइपोतिनार के मिड में हमने इससे थोड़ा सा ओवर प्रेशर देना है और इससे पेन जो है इंक्रीज होगा इफ इट इज द हुक ऑफ द हेमेट फ्रैक्चर। सेकेंडली इसमें फिर हम क्लेंच जो है या इस तरह की स्पेशल व्यूज होती है एक्सरे, जिसमें हम ये हुक ऑफ द हेमेट जो है कि अगर आप रिस्ट को 30 डिग्री से 30 डिग्री तक इसको एक्सटेंड करें और फिर इसके एक्सरे ले ले तो उससे हुक ऑफ द हेमेट जो है ये नजर आ जाएगा। आगे हम इंशाल्लाह जब हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएंगे एक्सरे और सीटी स्कैन पे, तो वहां पर आपको फिर ये इसकी व्हाट एक्चुअली हुक ऑफ द हेमेट को एक्सरे पे देखने के लिए हमें कौन सा व्यू जो है, पोजीशन ऑफ द हैंड क्या होगी, हम आगे डिस्कस करेंगे। So that was the story, summary of the condition causing the dorsal and the ulnar pain। सही। बाकी जो डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स जो हिस्ट्री में हमने पूछने हैं, हैंड डोमिनेंस, ये बहुत जरूरी है कि अगर इन केस आप और किस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप उनको कहें कि जस्ट इस चीज को वहां से उठा के उधर रख दे, तो जो हाथ वो यूज करेगा अमूमन उसी हाथ को डोमिनेंट हैंड कंसिडर किया जाता है। कौन सी ऑक्यूपेशन से इन्वॉल्व है, बिकॉज ये भी डिसाइड करेगा कि सपोज इफ ही इज कंप्यूटर ऑपरेटर तो ऑब्वियसली फिर उसके दोनों हाथ जो है यूज होते हैं, तो ये इसकी जो इंजरी है इधर उससे ऑक्यूपेशन जो है ये उसके मुतासर होगा कि नहीं। तो ये तमाम चीजें जो है हम रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल जब हम बनाएंगे
तो उसी में हम इसको, क्योंकि कस्टमाइजेशन जो है ये तब हम कर सकते हैं when we have the complete info of the subject to history, a degree of reliance upon hand and occupational recreation, and history of the past of extremity fracture including childhood fracture, ये तमाम चीजें हमने उनसे पूछनी है। इसी तरह जो है कोई सिस्टमिक डिजीज लाइक द ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, थायराइड डिसफंक्शन, डायबिटीज वगैरह, ये की पूछनी चाहिए। अनयूजुअल साउंड स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द इंजरी, उनको कुछ, क्योंकि ये अगर यहाँ पे कोई साउंड इनको जब ये इंजरी हुई थी और उन्होंने कुछ सुना तो यहाँ पे साउंड जैसा आ जाते हैं, तो दैट मे इंडिकेट दैट द टेंडन और द टियर और टेंडन स्प्रेन जो हम कह सकते हैं। स्वेलिंग वहां पर है तो अगेन इट इज ट्रॉमेटिक, और कोई भी स्प्रेन या स्ट्रेन जो है दे विल लीड टू द स्वेलिंग इन द ईयर। तो इनिशियली डेज में, स्पेसिफिकली फर्स्ट 2 डेज में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद तकरीबन स्वेलिंग जो है ये खुद बहुत सबसाइड हो जाती है। अगर ये इस बंदा जो है इसका काम कोई म्यूजिशियन है तो फिर तो इसकी रिलेटेड तमाम इन्फो, कितने साल से जो है ये म्यूजिक के इसमें इंडस्ट्री में है, और कितने आवर्स के लिए जो है ही और शी जो है प्रैक्टिस करती है एंड चेंज एंड प्लेइंग, तो आप सारी चीजें जो है इसकी हिस्ट्री में पूछनी चाहिए। एग्जामिनेशन में हमने एक 2 मोमेंट्स जिसमें एक फ्रिक्शन, एक्सटेंशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, रेडियन अनलॉक करने हैं, और ये मोमेंट पहले जो है पैसिव होनी चाहिए, हमने ऑब्जर्व करनी है कि पेशेंट से हमने कहना है कि आप खुद करा ले, अगर वो नहीं कर सकता तो फिर हम जो है हमने एक्चुअली जो है इनकी मूवमेंट करानी है, कि हमने रेंज मालूम करने की लिए कि वहां पर कौन सी रेंज में देर इज, या तो जो उसमें लिमिटेशन आ रही है, दैट मे बी बिकॉज ऑफ द पेन, or that may be because of some other contracture types sort of things जहाँ पे tightness of the structure हो जाती है। इस तरह पेसिव मूवमेंट्स में हमने फ्लेक्शन एक्सटेंशन चाहिए, ये कर सकते हैं। पाल्पेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं और अमूमन ओवरलुकिंग हो जाती है। अब हम कंसिडर कर जाते हैं कि डायग्नोसिस को, उधर से कुछ और प्रॉब्लम होती है, इसलिए एक्सरे से पहले हमने पल्पेशन भी करनी है कि डिस्टल फोरम पे, स्पेसिफिक रेडियल साइड पे, वहां पे थोड़ा सा हमने न सिर्फ कि पल्पेट करना है बल्कि पल्पेशन के बाद थोड़ा सा हमने और प्रेशर देना है, टेंडरनेस चेक करनी है। अगर क्योंकि रेडियल साइड स्पेसिफिकली दैट इज वेरी प्रोन टू द इंजरी, तो इसलिए वहां पे हमने प्रेशर देने, ये देखनी है कि इधर कोई फ्रैक्चर वगैरह जो है इस साइड पर नहीं है। तो डिस्टल फोरआर्म पे रेडियल स्नब बक्स पे, वहां पे हमने इसको कि अपने हैंड को इस तरह स्पेन करना है कि सारी उंगलियां जो है ये एक दूसरे से दूर हो, तो यहाँ पर स्नब बक्स खुद बहुत जो है ये बन जाएगा। और फिर उसके ऊपर ये क्यों जरूरी है, क्योंकि स्नब बक्स जो है इसकी नीचे इसके 3 जोन में डिवाइड किया जा सकता है, द प्रॉक्सिमल जोन, द मिडल जोन एंड द डिस्टल जोन। अब अगर ये प्रॉक्सिमल जोन में पेन आ रही है जहां से स्टार्ट हो जाती है, तो ये रेडियस जॉइंट जो है, रेडियो कार्पल जॉइंट, ये इन्वॉल्व हो सकती है। अगर मिडल जोन जो मिड ऑफ द स्नब बक्स में पेन आ रही है, तो ये स्किपाइड जो है इसकी पैथोलॉजी जो है हो सकती है। और अगर डिस्टल जोन में बहुत रेयर होगा, बट वहां पे फिर स्किपाइड से जो ऊपर बोन्स है वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, स्किपाइड इनमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अगर इफ देयर इज नो, तो स्पेसिफिकली जब स्नब बक्स पे हम एग्जामिन कर रहे हैं रेडियल स्नब बक्स पे, तो हमने उसकी मेडल पे जरूर जो है प्रेशर देनी है, क्योंकि यही वो एरिया है जहां पर प्रेशर जो है ये डायलिस की पार्ट तक पहुंच पाएगा। ल्यूनेट, दिस इज एक्चुअली द बोन विच इज वेरी प्रोन टुवर्ड द डिसलोकेशन, टुवर्ड्स द डिसोसिएशन, तो दैट्स व्हाई ल्यूनेट को हम किस तरह पाल्पेट कर सकते हैं, पेशेंट से हमने थोड़ी सी एक्सटेंशन करनी है, और एक्सटेंशन की में जब वहां पे पोस्टीरियरली जो क्रीज बनते हैं, उस क्रीज से ऊपर हमने उसको पाल्पेट करना है जस्ट 1 cm, सो दैट विल बी द एट द मिड ऑफ द रिस्ट क्रीज बन जाती है, और क्रीज से ऊपर जो 1 सेंटीमीटर ऑफ वेस्ट यहाँ पर हमें ल्यूनेट मिल जाएगी। हेड ऑफ द अल्ना, ये तो ऑब्वियसली हम करा सकते हैं, बट स्पेसिफिकली अल्ना को अगर पल्पेट करना है तो थोड़ा सा हमने रेडियल डिविएशन करनी है, ताकि वहां पे ये स्टेलाइड ऑफ दालना जो है ये बिल्कुल एक्सपोज हो जाए। तो वहां से हम इसको इजीली जो है न सिर्फ ये कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बल्कि हम इसको पाल्पेट करके उसकी जो फिब्रो कार्टिलेज कॉम्प्लेक्स है वहां पर भी जो है ये इसकी इंजरी अगर है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेडियो वाला ज्वाइंट भी हम इस तरह कर सकते हैं कि
जहां पर प्रॉक्सिमल रो स्टार्ट, उससे थोड़ा सा प्रॉक्सिमल आके दोनों यानी जो हमारे इंडेक्स फिंगर है और थंब है, इसमें दोनों साइड को अल्ना और रेडियस को हमने कंप्रेस करना है। अगर इन केस यहाँ पे इस कंप्रेशन में दोनों में देयर इज नो सच पेन, लेकिन इसमें ये एहतियात करनी है कि हमारी जो थंब है ये कार्पल बोन्स को टच नहीं, क्योंकि अगर सपोज वहां पर हो तो फिर थोड़ी सी बायसनेस आ सकती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू देन टू डिसाइड दैट ईदर इट इज द कार्पल बोन और द रेडियो अल्नर जॉइंट। तो रेडियो अल्नर जॉइंट पे स्पेसिफिकली डिस्टल पे वहां पे हमने कंप्रेस करने हैं दोनों को, और फिर कंप्रेस करने के बाद इफ देयर इज नो सच पेन सो इट मे इंडिकेट देयर, क्योंकि ये एक जॉइंट ऐसी सिंडिस्मोसिस जॉइंट होती है, दिस इज नॉट अ ट्रू जॉइंट। द डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट इज द सिंडिस्मोसिस जॉइंट, दिस इज नॉट अ ट्रू जॉइंट। एंड देयर इज इसमें अक्सर इंजरीज हो जाती है, तो अगर इसमें आप कंप्रेस करें तो सिंडिस्मोसिस इंजरी इसको कहा जाता है। तो लिगामेंट उसमें कंप्रेशन में आ जाएगी और पेन जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। तो पाल्पेशन जो है इन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में बहुत जरूरी है, इससे हमें काफी जो है क्लू मिल सकते हैं, हेल्प मिल सकती है इन द एक्यूरेट डायग्नोसिस। कुछ स्पेशल टेस्ट है जिसमें हेमेट फिसिफार्म है, उसमें तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया कि उसमें हम हाथ को थोड़ा सा स्पेन करके पाल्मर एरिया पे हमने 1 सेंटीमीटर, अगर हम जस्ट इन द इंटीरियर क्रीज जो है वहां पे जो डिस्टल इंटीरियर क्रीज पे उस पर प्रेशर डाल दे, सो दैट विल बी फिसिफार्म, और उससे 1 सेंटीमीटर डिस्टल जाए, सो दैट विल बी द हेमेट। वाटसन टेस्ट हम कर सकते हैं जिसमें हम स्केपुलोनेट डिसोसिएशन या इंजरी या स्प्रेन जो है ये असेस करते हैं वाटसन टेस्ट पे। सिमिलरली ट्रायंगुलर फिबर कार्टिलेज कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रेस है, इसको समटाइम चीयर स्ट्रेस भी करा सकते हैं, कि जिसमें हम पेशेंट से यही कहते हैं कि आप दोनों हाथों को चेयर पर इस तरह रखें जिस तरह आउटस्ट्रेच हैंड होता है ना, पुश, और फिर अपनी पूरी बॉडी जो है आप उसको राइज करिए विद द हेल्प ऑफ दोस टू हैंड्स ओनली। तो इफ देयर इज अल्नर साइड इंजरी, अल्नर साइड पैथोलॉजी, तो इस वेट बियरिंग से जब पूरी बॉडी वो राइज करेगा ट्रंक को इन द चेयर व्हाइल जस्ट होल्डिंग द बॉडी एंड द दोस टू पिलर्स ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज, तो उसको अल्नर पेन जो है ये एग्जेजरेट होगा। सिमिलरली हम वहाँ पे ग्रिपिंग इसके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूजुअली ये इसकी में थोड़ी सी एहतियात ये करनी चाहिए कि समटाइम वहाँ पे इफ देयर इज स्ट्रेन, कोई टेंडेंट टीयर हो गई है, तो फिर वहाँ पे ये ग्रिपिंग टेस्ट जो है दिस इज द कांटा इंडिकेटेड, तो ये इसमें ये एहतियात थोड़ी सी करनी है। डिक्सटेरिटी हम चेक कर, डिक्सटेरिटी से मुराद ये है कि एक तो ग्रास मूवमेंट होते हैं, ग्रास मूवमेंट जिसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन सुपिनेशन, पर ये ग्रास मूवमेंट है। डेक्सटेरिटी को आप कह सकते हैं कि जिसमें फाइन मूवमेंट या स्किल मूवमेंट जो है, तो इसके लिए फिर हमारे पास जो है पारोडी पेगबोर्ड टेस्ट है या मोबर्ग पिकअप टेस्ट है, इस पर आगे हम बात करेंगे। ये दोनों स्पेसिफिक डिवाइसेस है जिससे हम जो है डेक्सटेरिटी इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। दीज टू टेस्ट जो पारोडी विच इज एक्चुअली, चूंकि ये जब प्रोजेक्ट बना था, ये डिवाइस बना था, तो ये पारोडी यूनिवर्सिटी में बना था, जिसकी वजह से इसको पारोडी पिकबोर्ड कहा जाता है। ये दोनों नावाडेज, और ये जब इनिशियली बनाए गए थे तो ये न्यूरो रिहेबिलिटेशन के लिए बनाए गए थे, और अब भी जो है स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन में इन दोनों का बहुत कॉमन यूज होता है, द पारोडी पिकबोर्ड और द मोबार्ग पिकअप टेस्ट जो है, कि जिसमें पेशेंट की जो स्किल्स मोमेंट्स है, जो फाइन मोमेंट्स है, इसको असेस किया जाता है। फिर इसको आप सेंसेशन, जरूरी नहीं कि इसको आप सेंसेशन इन विंस्टीन मोनोफिलामेंट टेस्टिंग से करें, आप इसको सिंपल कार्टन से कर सकते हैं, पेपर से कर सकते हैं, दैट इज जस्ट सिंपल द लाइट टच जो है। टेम्परेचर सेंसेशन ऑफ नर्व entrapment जो टिनल साइन स्पेसिफिकली फॉर द दैट मीडियन नर्व, ये हमने करनी स्पेशल टेस्ट में। ऑब्जर्वेशन में हमने कोई देखनी है कि इफ देयर इज एनी डिफॉर्मिटी, कोई नॉर्मल अलाइनमेंट से हट करे, इस तरह कोई स्ट्रक्चर में होता है कि वहां पर फोक डिफॉर्मिटी बन जाती है, बेवनेट डिफॉर्मिटी बन जाती है, तो इसी तरह हमने नॉर्मली ऑब्जर्व करनी है कि जो नॉर्मल अलाइनमेंट है उसको उसमें पेशेंट को आप देखें कि आप सारे डिजिट क्लोज करिए और इसको इस तरह सीधा रखिए, बिल्कुल, और उसमें फिर आप देखिए कि इज देयर एनी वायलेशन ऑफ द नॉर्मल अलाइनमेंट, तो इसमें जो है काफी हेल्प हमें मिल सकती है। हमने वहां पे देखनी है कि जो स्नॉप बक्स रेडियो साइड है या वहां पे
जो स्किपाइड ईरा है वहां पर कोई स्वेलिंग है कि नहीं है, क्योंकि अमूमन जब इनिशियली एक्यूट इंजरी और ट्रॉमेटिक हुई थी स्किपाइड इंजरी तो उसमें स्वेलिंग जरूर होगी। और इसके अलावा बाकी जो रिस्ट पोस्चर है, टेम्परेचर है, कलर, मस्कुलर वेस्टिंग स्कार्स, नॉर्मल, ये सारे हमने हमने देखनी चाहिए। तो ये एक्चुअली दिस इज द ऑब्जर्वेशन, हमने उसके हाथ दोनों देखने चाहिए। This is the actual moment for the radial ulnar deviation. Radial is 20 and ulnar is ulnar 60 इसलिए ज्यादा है कि उसके लिए गैप ज्यादा है। अगर आप देखें तो अल्ना की जो स्टेलाइड प्रोसेस है ये बहुत कम है। ऑन द अदर हैंड रेडियल स्टेलाइड प्रोसेस जो है ये काफी डिस्टल है। उसी वजह से जो है ये रेडियल की जो रेंज है ये कम है एज कम्पेयर टू द अल्ना के पास न सिर्फ ये कि स्टेलाइड प्रोसेस शॉर्ट है बल्कि उसके जो गैप भी बहुत प्रेजेंट है। और दैट्स वाई हम अल्नर साइड भी जो है बहुत हद तक जो है इसको हम बेंड कर सकते हैं, जो डिविएशन है। लेकिन रेडियल साइड पे जैसे ही हम कोशिश करते हैं तो जस्ट इन द स्टार्ट में हमें एक वी कैन से दैट कि एक रेजिस्टेंस टाइप मिल जाती है कि वी कांट जो है डिवेट द हैंड एट द फर्दर। तो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट लॉन्गर स्टेलाइड पास ऑफ द रेडियस। Range of motion, we can check this is the known as the prior position, which is used for assessing the extension of the wrist. That will be almost 70 to 80%. Then this is the reverse prior position used for the assessing the wrist flexion bilaterally, and this is almost 80 degrees जो है normal होनी चाहिए. This is the palpation of the distal forearm for the bony tenderness or deformity. दिस इज द रेडियल स्नपबक्स palpation, जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई द प्रोक्सिमल स्नपबक्स इज द साइट ऑफ रेडियस डिलाइट, जैसे हमने डिस्कस किया था वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द प्रोक्सिमल अगर 3 जोन है स्नपबक्स की, प्रोक्सिमल जोन पे अगर इसके पाल्पेशन से उसके टेंडरनेस मिल रही है, पेन इंक्रीज हो रही है, सो दैट मीन द रेडियल स्टिलाइट इज बीन इन्वॉल्व और उसकी फ्रैक्चर हो गई है। वो भी बहुत कॉमन है स्टिलाइट फ्रैक्चर ऑफ द रेडियस। Middle snub bucks या middle zone जो है this is the site of the scaphoid bone, while the distal snub bucks is over the spatotrapezius joint। तो ये पे बहुत रेयरली जो है वो इन्वॉल्व होती है, तो ये हमने इसमें असेस कर सकते हैं। लीनियड की पल्पेशन जरूरी है, जिसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इसको आप पोस्टीरियरली जो है असेस कर सकते हैं। पोस्टीरियरली हैंड को थोड़ा सा जो है इसमें एक्सटेंशन दे और उसके बाद जो है आप उससे प्रॉक्सिमल आ जाए तो या क्रीज से आप ऊपर जाएं, सो देयर विल बी जस्ट द लीनियड पल्पेशन। ये एक जहन में ये भी कि भाई ल्यूनेट ईरे जो है यहाँ पर गिंगलियान भी जो समटम, और ये आपको इस तरह बबल टाइप जो है सॉफ्ट बाल्स आपको नजर आ जाएंगे जस्ट अंडर द स्किन। तो दैट इज एक्चुअली नोन एज द ल्यूनेट गिंगलियान या सिस्ट फॉर्मेशन हो सकती है। दैट दो किस्म के होते हैं, दैट माइट बी ऑफ हार्ड नेचर, सख्त, दैट माइट बी ऑफ सॉफ्ट फ्लैशी जिसमें अंदर फ्लूइड भी हो सकती है। यानी ये गिरनियान भी हो सकती है और सिस्ट भी हो सकती है। सिस्ट जो है बेसिकली हम उस सॉफ्ट स्ट्रक्चर को कहा जाता है जिसके अंदर समटाइम फ्लूइड भी होती है और हार्ड नहीं होती। हेड ऑफ द अल्नर अल्नर स्नपबक्स, ये भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जो अल्नर साइड को दो चीजों के लिए हमने पल्पेट करनी है, एक तो स्टिलाइड ऑफ द अल्नर की ने, और दूसरी हमने वहां पे जो ट्रायंगुलर फिब्रोकार्टिलेज कॉम्प्लेक्स है उसको भी हम थोड़ी बहुत असेस कर सकते हैं। इसी तरह जो है हम यहाँ पे लेटरल साइड पे चूंकि मिडिल साइड पे अल्नर साइड पे पहली रो का जो थर्ड कंपोनेंट मेंबर है विच इज द ट्रैक्वेट्रम जो ल्यूनेट की बिल्कुल मिडिल साइड पे उस फ्रैक्चर भी जो है अगर हमने पल्पेट करनी है तो वहां पर हम ये मिडिल साइड पे इस जो अल्नर स्नब है उसमें टेंडरनेस अगर मिल रही है, so they may indicate the tracheal fracture or the tracheal lunate injury, which is the ligament sprain, या sprain between the ligament of present between the tracheum and the lunate। So इस तरह की जो है ये अल्नर स्नब और हेडल के लिए स्टेलाइड फ्रैक्चर के लिए। इसके अलावा जो है हमने इसको ट्रैकेट्रम फ्रैक्चर के लिए, इसके अलावा जो है ट्रैकेट्रल हेमेट जॉइंट के लिए भी, और ट्रैकेट जो ट्रैकेट्रल यूनाइट लिगामेंट है उसके लिए भी हम जो है ये असिस्ट कर सकते हैं।
दिस इज एक्चुअली द स्पेस, इसमें आप कह सकते हैं कि गैप है. This is the scaphoid, this is the lunate, and this is the triquetrum. And this ligament is known as the lunated triquetral ligament. This is the triangular shape, and this is actually the hemat. तो आप यहाँ पे जब प्रेशर डाल लेते हैं इस एरिया पे, दिस इज द अल्ना एंड दिस इज द रेड. सो ये जो अल्ना स्टेलॉइड है, इसमें भी आपको पेन मिल सकती है इफ देयर इज समथिंग फ्रैक्चर रिलेटेड टू दिस बोन विच इज द ट्रैक्वेट्रम, तो भी आपको पेन जो है मिल सकती है, टेंडरनेस. एंड इफ देयर इज द जो ट्रैक्वेट्रो हेमेट जॉइंट है, दिस जॉइंट, इसमें अगर इश्यू है तो ये भी, क्योंकि ये तीनों जो है इस एरिया में आते हैं, तो इसलिए ये अल्नर साइड जो है पाल्पेशन जो है. और ये आप देख सकते हैं, दैट इज ये जो आपको यहाँ पे एक ग्रूव्स आ जाती है, सो दैट वी कॉल इज द अल्नर सल्कस, या दिस इज दैट द अल्नर दैट्स नॉट बग्स. अच्छा, ये फिसिफॉर्म ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ पर हम इसको पल्पेट कर सकते हैं. दिस इज एग्जैक्टली ऑन द क्रीज ऑफ द रिस्ट ऑन द अल्नर साइड, क्योंकि ये फिसिफॉर्म जो है ये मिडिल साइड पर होता है, बिल्कुल अपोजिट साइड ऑफ द थंब या अपोजिट साइड ऑफ द स्केपाइड. इसलिए अल्नर साइड पे यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर हम इसको लेटरल से पल्पेट पल्पेट करें या ये पोस्टीरियर लेटरल, लेकिन अगर फिसिफॉर्म को हम पाल्पेट करना चाहते हैं तो हम इंटीरियरली यानी वेंट्रल साइड पर आ जाएंगे. वहां से फिर हम बिल्कुल क्रीज के ऊपर अगर हम अल्नर साइड पे प्रेशर डालेंगे, सो दैट विल बी एक्चुअली वी आर हिटिंग एंड प्रेशराइजिंग द वेसिफार्म. उससे बिल्कुल जो है आप 1 सेंटीमीटर 0.5 डिस्टेंस चले जाए, so that will be the hook of the hamate. And if there is any problem, any fracture with the hook of the hamate, so there will be pain, there will be tenderness. This is exactly we can see here. This is the thumb side. This is the scaphoid. This is the flexor crease, and this is on the under side. And if we just यहाँ से आप इधर आ जाए, so this area would be the hook of the hamate. These are some of the scale which we can use in assessing the symptom and assessing the health status of the wrist of the patient, including the patient rated wrist evaluation and the DASH. जो उर्दू में भी एक reliable और valid tool available है. This is known as the disability of the arm, shoulder and hand. स्पेशल टेस्ट में वाटसन टेस्ट है. वाटसन टेस्ट में ये है कि ये हम यूज करते हैं इसके पहले लिनेट स्प्रेन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए. सबसे पहले जो है हमने जो एग्जामिनर है वो अपना थंब जो है इसके पैड ट्यूबरासिटी पर रख देगा. उसके बाद जो है, और उस टाइम पे जब अल्नर डिवेशन होगी तो वो अपना थंब जो है इसके पैड ट्यूबरासिटी पर रखेगा. उसके बाद जो है हम हैंड को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, यानी रेडियो डिविएशन हम करेंगे. और उसी दौरान पर जो थेरापिस्ट है जिसने इसके पैड पर जो अपना थंब रखा था उस पर प्रेशर दे, यानी initially there will be ulnar deviation, and after during the ulnar deviation the examiner will place his or her thumb on the scaphoid. फिर पेशेंट को कहा जाएगा, या आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि आप उसको रेडियल डिविएशन में लेके जाएं, एट द सेम टाइम आप वहां पे प्रेशर डालेंगे ऑन द स्केफाइड पे. During that dynamic movement, during that radial deviation and pressure on the scaphoid, if there is pain, so that may indicate a positive test, and this means there is scaphoid dissociation or there is severe form of that scapulohumerate sprain, third degree sprain जो है मौजूद है. So we can see here initially this is the starting point. This hand is right now in the ulnar deviation. हम यहाँ पे, और ये स्किपाइट को असिस्ट करने के लिए या टच करने के लिए जरूरी ये है, आसान सा तरीका ये है कि आप इस तम से बिल्कुल सीधा आ जाए, इस तम को थोड़ा सा सीधा करें, और फिर इस तम की बिल्कुल अब अगर आप आ जाए तो इसके बॉटम भी आपको स्किपाइट मिलेगा. यहाँ पर थेरापिस्ट प्रेशर डालेगा और इस हाथ को जो है इस तरफ रेडियल डिविएट करेगा. तो इफ देयर इज पेन, सो दैट विल बी अ पॉजिटिव साइन फॉर द scapulohumerate dissociation or scapulohumerate sprain. Triangular fibrocartilage complex. This is actually used for the lesion in the tear in the fibrocartilage complex. So again we can see there will be आप उसको थोड़ा जो है डार्सिफिकेशन करें या एक्सटेंशन करें, और फिर उस क्योंकि ये एक्सटेंशन से थोड़ा ये जो
अल्नर साइड का ट्रायंगुलर कार्टिलेज कॉम्प्लेक्स से ये एक्सपोज हो जाता है, और फिर यहाँ पे आप पल्पेट करेंगे, प्रेशर देंगे, सो दे विल राइज पेन एंड इज अ पॉजिटिव साइन। द नेक्स्ट इज द पर्डी पेगबोर्ड डेक्सटेरिटी टेस्ट। ये एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसमें ये डिवाइस होती है, एंड वी कैन सी हियर दिस इज अ वाइट डिवाइस, कलर डिवाइस, और इसमें 2 रोज होते हैं एंड टोटल 25 होल्स होते हैं, और ये सोल की जो साइज होती है ये डिफरेंट होती है। और यहाँ पे डोमिनेंट हैंड और नॉन डोमिनेंट हैंड दोनों यूज करने हैं, और पेशेंट से कहना है कि आपने करना क्या है कि यहाँ पर जो आपकी बॉल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यहाँ से आपने इस अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर जो यहाँ से आपने उठाने हैं, और आपने उसके अंदर, इस सोल के अंदर इसको प्लेस करने हैं। तो यूजुअली जो ये प्लेसमेंट जब ये कर लेता है, तो एटलीस्ट ही और शी शुड कंप्लीट ऑल दीज विद इन 30 सेकंड। अगर 30 सेकंड में जो है ये कंप्लीट नहीं कर पाता, सो दैट में इंडिकेट दैट दिस इज देयर इज 30 मिनट्स, 30 सेकंड, सॉरी, 30 सेकंड से ज्यादा टाइम ले लेता है, तो देन में इंडिकेट देयर इज प्रॉब्लम इन द रेस्ट। सो ये एक, और ये न सिर्फ ये कि एमएसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि ये जो है हम स्ट्रोक पेशेंट में, स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन में, न्यूरोलॉजिकल न्यूरो रिहैब में, वहां पर भी जो है इसकी जो स्किल मूवमेंट है, जो फाइन मूवमेंट है, उसको असिस्ट करने के लिए कि मुझे है कि नहीं है। सो दिस पर डी पिक बोर्ड डिक्शनरीज जो है यूज कर, फिर इसमें एज के लिहाज से, इसमें जेंडर के लिहाज से अलग अलग वीडियोज है। ये बहुत डिटेल इसमें फिर है कि नॉर्मेटिव वीडियोज जो है, ये फिर डोमिनेंट हैंड के लिए, नॉन डोमिनेंट हैंड के लिए एज क्या है, जेंडर क्या है, तो ये जो है इसमें फिर हम इसमें असिस्ट कर सकते हैं। The next is the Moberg pickup test. We can see here there is a plastic box, और उसके अंदर बहुत सारे, एक की है, कुछ रिंग भी है, देर इज सेफ्टी पिंस भी है, और इसमें कील होती है, स्क्रू होती है, नट्स होती है, कॉइन होती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तकरीबन 12 स्ट्रक्चर्स होती है, 12 स्ट्रक्चर उसमें अंदर मौजूद होती है। और इस टेस्ट के 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में ये होता है कि विद ओपन आइज, एंड दूसरे टेस्ट में उसकी आइज क्लोज होती है, यानी यहाँ पे आपने एक बीरर लगानी है ताकि उसको ये नजर ना आए। इनिशियल टेस्ट में ये होता है कि पेशेंट से कहा जाता है कि आपने टेबल से मुख्तलिफ चीजें, जिसमें रिंग भी होती है, जिसमें कॉइन भी हो सकती है, जिसमें स्क्रू भी हो सकती है, एक नेल भी हो सकती है, नट भी हो सकती है, यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये तमाम स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, और अमूमन स्टैंडर्ड जो है इनकी है कि दे आर 12 इन नंबर। तो ये उठाएंगे, और वहां से हम स्टॉप वॉच जैसे ही वो स्टार्ट कर लेते हैं, और हम डोमिनेंट हैंड और नॉन डोमिनेंट हैंड दोनों कंपेयर करेंगे, स्टॉप वॉच क्लिक करेंगे, और जब वो लास्ट कंपोनेंट जो है इस बॉक्स में, इस टोकरी में ये डालेगा, तो वहां पे हम स्टॉप वॉच स्टॉप करेंगे, एंड वी विल देन नोट डाउन द टाइम, कि कितने टाइम में विद ओपन आइज उसने ये सारी स्ट्रक्चर जो है इसमें डाली है। उसके बाद जो है क्लोज आइज यानी बीरल लगा के उनसे कहा जाता है कि आपने एक एक चीज जो है उठानी है, और इसके अंदर आपने रखनी है। इवन आप उसको उसमें एक और भी कर सकते हैं कि जिसमें वो न्यूरोलॉजिकली की एक चीज को टच करने के लिए वहां पे डायग्नोसिस होती है, कि हम पहचान लेते हैं कि ये क्या चीज होती है। दिस इज द की, दिस इज द रिंग, दिस इज द नेल, दिस इज द स्क्रू, दिस इज द नट, दिस इज द काइन, और सारे मेटालिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो आप इनको ये टेस्ट भी करा सकते हैं, इनकी आईज क्लोज होती हैं, आप उनसे करा सकते हैं कि टच कर ले, और इसमें आइडेंटिफाई कर ले कि चाबी कौन सी है, की उठा ले और इसको बॉक्स में रख ले, यहाँ से रिंग उठा ले उधर रख दे, यहाँ से स्क्रू उठा ले। तो ये टेस्ट, ये जो है आप ये मोबाइल, इसको पिकअप टेस्ट कहा जाता है। तो पिकअप टेस्ट में इसने चीजें उठानी है, और चाहे आपने फाइन मोमेंट्स के असिस्ट करने के लिए कि कितने टाइम में ये इन चीजों को उठाते हैं और फिर इस बर्तन में डालते हैं, या इस पिकअप टेस्ट में आप जो है ये उसकी चीजें पहचानने की जो एबिलिटी है विद क्लोज आइज, ये भी जो आप इसमें कर सकते हैं। दीज बोथ आर यूज्ड फॉर द डेक्सटेरिटी। दीज आर दोस वेस्टीन टेस्ट, जिसमें एक नैरो टाइप जो है, इसमें एक वायर होती है, मार्व फिलामेंट, और इसमें आप उसकी जो सॉफ्ट टच है ये असिस्ट कर सकते हैं। प्लान जियोग्राफी की बात कर ले तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगेन इस तरह की
छोटे स्ट्रक्चर की इंजरी की वजह से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच आउट द डायग्नोसिस। ले तो हम अपनी एक तकरीबन 3 या 4 डायग्नोसिस हमारे जहन में होनी चाहिए, और फिर हम जो है इसमें रेडियोग्राफी की तरफ स्पेसिफिकली जो है, ये इफ द रेडियो साइड पे पेन आ रही है तो फिर रेडियोग्राफ जरूरी है। और इसमें मुख्तलिफ व्यूज आ सकते हैं, जिसमें सपोज पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू पोजीशनिंग है, पोस्टीरियर व्यू ओब्लिक व्यू पोजीशनिंग है। ये दोनों भी देखिए, यहाँ पर ओब्लिक व्यू ये दोनों है, बट हियर इट इज द ओलर साइड इज ऑन द opposite side, while other side palmar side is to on the up side। इसी तरह जो है ये lateral view positioning के लिए है, and this actually this is the beam of the x-ray। तो ये मुख्तलिफ पोजीशन जो है ये हम असेस कर सकते हैं, and this is actually the normal x-ray of the wrist। this is the we can see this is the scaphoid bone, this is the lunate, this is the radiocarpal joint, this is that gap present between the triquetrum and the ulnar head, as well as with partially with the lunate। This is the capitate bone, and this is a triangular shape। ये जो आपको येलो टाइप ये लगा, this is the hook of the hamate। और ये दोनों ट्रिपीजियस एंड ट्रिपीजाइड ट्रिपीजाइड एंड ट्रिपीजियम है। एंड ये 1 2 3 4 ये डिस्टल रो है। और ये जो आपको गोल सा नजर आ रहा है यहाँ पे, दिस एक्चुअली द pisiform। So pisiform plus triquetrum plus lunate escapade, this is the proximal row। So this is actually the normal X-ray of the wrist। स्पेसिफिकली हमने यहाँ पे डिस्टल रेडियल और स्केपाइड जो इसकी फ्रैक्चर जो है, व्हेन स्पेसिफिक दे आर अनडिस्प्लेस्ड, तो ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए इसको थोड़ी सी डिटेल के साथ हमने देखनी है। और स्पेसिफिक एक और रेडियोग्राफ पर एक जो जरूरी चीज जो उसमें हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहां पर कोई डिफॉर्मिटी डिसलोकेशन या कोई फ्रैक्चर या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो हम जिल्यूला आर्क जो है ये इसको बाज लोग इसको गिल्यूला, लेकिन ये एक्चुअली जिल्यूला है, जे से स्टार्ट हो, जिस तरह जायंट हम कहते हैं लार्ज को, जिस तरह जिराफी बोलते हैं। सो ये जो जिल्यूला आर्क है ये हम कर सकते, विच आर एक्चुअली 3 लाइन सी शेप जो है लाइन होते हैं, और ये सारे के सारे यूनिफॉर्म स्मूथ लाइन होनी चाहिए। if there is discontinuity, if there is non-uniformity in these lines, so that may indicate that there is some problem with the sprain हो गई है, dislocation है, fracture है, या कोई और प्रॉब्लम है। These are the 3 लाइन नॉर्मल देखे। एक लाइन जो है जो जिलुला लाइन 1 जो है, that is on the proximal side of the proximal row। These are actually we can see this is the scaphoid, this is the lunate, this is triquetrum, ये जो weirdness of this is the pisiform। तो इंक से एक लाइन आप ड्रा कर देते, देखिए ये बिल्कुल एक कंटिन्यू लाइन नजर आ रही है। द सेकंड जो जिलुला लाइन है, दैट इज एग्जैक्टली ऑन द डिस्टल एंड ऑफ द प्रॉक्सिमल। दिस इज द प्रॉक्सिमल रो, ये उसका प्रॉक्सिमल एंड है, दिस इज द डिस्टल एंड। सेकंड लाइन जो है ये आप ड्रा करें तो दैट विल बी ऑन द डिस्टल एंड ऑफ द प्रॉक्सिमल रो। थर्ड जो लाइन है जिलुला का, दैट इज एक्चुअली 2 बोन्स, दिस इज द हुक, दिस इज द हेमेट। ये जो वाइडनेस आपको नजर, दिस इज द हुक ऑफ द हेमेट, एंड दिस लॉन्ग बोन एक्चुअली द लार्जेस्ट कार्पल बोन विच इज द कैपिटेट। इन दोनों की जो प्रॉक्सिमल लाइन है, यानी ये आप कह सकते कनेक्टिविटी है, इनसे आप लाइन ड्रा करें, सो दैट इज द जिलुला थर्ड लाइन। और इन तीनों लाइन से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देयर इज इंस्टेबिलिटी और नॉट। सो अगेन दिस इज द डिटेल ऑफ द जिलुला लाइन 1, जिसमें ये 3 बोन्स स्किपाइड, ल्यूनेट एंड ट्रैक्वेट्रम, इसके जो प्रॉक्सिमल जो इनकी कन्वेक्सिटी है इन तीनों की, इससे अगर ये येलो लाइन जो है, दिस इज द लाइन 1। फिर जो ब्लू लाइन नजर आ रही है, दिस इज अगेन द स्किपाइड, ल्यूनेट, ट्रैक्वेट्रम की जो डिस्टल कनकेविटी है, इसमें आप लाइन ड्रा करें, एंड इफ देयर इज कंटिन्यू लाइन, सो दिस इज ओके नॉर्मल। तो थर्ड लाइन जो है जो रेड नजर आपको नजर आ रही है, दिस इज एट द प्रॉक्सिमल कर्वेचर जो है इनकी ऑफ द 2 बोन्स विच इज द कैपिटेट एंड द हेमेट, ये कंटिन्यू होनी चाहिए। सो नाउ यहाँ पर आप देखिए, दिस इज द डिस्टर्ब यहाँ पे डिस्टर्बटेड आर्क है, ये इंजरी हो चुकी है। और अगर आप यहाँ पे, दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द स्किपाइड, इसकी नीचे अगर आप लाइन ड्रा करें तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द ल्यूनेट यहाँ पर आ जाती है।
इन दोनों के दरमियान ये डिसकंटिन्यूटी आ रही है। सही है? फिर आगे जाके ये लाइन थोड़ी बहुत यूनिफॉर्म हो जाती है, बट इस लेवल पर दी ही डिसकंटिन्यूटी है। इसी तरह जो ये लाइन, येलो लाइन, दिस इज द डिस्टल एंड ऑफ द स्किपाइड, और फिर दूसरे एंड पे यहाँ पर ये लाइन ऊपर आ रही है। सो ये जो इंडिकेशन की जाती है, वी कैन सी हियर कि दी ये जो डिस्टरप्टेड लाइन है, दैट में इंडिकेट दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। इसके अलावा जो proximal pole of the lunate है, that fit inside the concavity of the that distal radius, and the convex side of that capitate then fit and obviously in the concavity of the lunate like this। तो आप lateral view में देख सकते हैं कि इनकी और जो है अलाइनमेंट बराबर है कि नहीं। स्पेसिफिकली हमने ल्यूनेट को देखते हैं, ल्यूनेट को देखिए, ये एक आपको नजर आ रही है कप की तरह है। सही है? लेकिन देयर इज अ यू शेप, ये यू शेप स्ट्रक्चर है। अगर इन केस ल्यूनेट, विच इज हमने स्टार्ट में कहा था कि ल्यूनेट जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी। तो सम टाइम इस तरह होता है, सपोज दिस इज द इंटीरियर साइड, दिस इज द इंटीरियर, दिस इज द पोस्टीरियर। अगर ये टिल्ट कर जाता है, ये वाला एंड ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है, और ये टिल्ट कर जाता है, सो दैट इज नोन एज द ओलर रोटेशनल इंस्टेबिलिटी। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ इस स्ट्रेट लाइन में अलाइनमेंट में नहीं है, यानी इसमें स्लोप प्रेजेंट है, सो दैट सिंपल मीन द लिनेट जो है दैट इज बीन इंस्टेबल, यानी इंस्टेबिलिटी, ये अपनी जगह पर रोटेट हो जाता है। सम टाइम ये हो सकता है कि ये जो एंड है ये ऊपर चला जाए तो, और ये नीचे आ जाता है। नहीं, ये प्याला जो है ये पोस्टीरियर की तरफ जो है यहाँ पर गिर जाता है। इसकी पोरिंग जो सिचुएशन होती है, तो दैट इन केस नोन एज द डॉर्सल रोटेशनल इंस्टेबिलिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने यहाँ पर ल्यूनेट की जो ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, दैट फिट इन बिल्कुल इन दैट एरिया विच इज एक्चुअली द हेड ऑफ द रेडियस। तो ये रेडियल उसमें ल्यूनेट की जो पोजीशन है कि इंस्टेबिलिटी है कि नहीं, ये हम इस तरह से असेस कर सकते हैं। इस तरह क्लिंच फर्स्ट पीएव्यू जो है ये हम इसके पहले ल्यूनेट इंस्टेबिलिटी के लिए कर सकते हैं। एक्चुअली वी कैन सी हियर, हमने पेशेंट से कहने कि आपने इस तरह बिल्कुल जो है एक जोर देना है, वो सारे डिजिट्स को आपने क्लोज करके जोर देना है, और जोर इस तरह होगा कि फिर यहाँ पे टेंडन नजर आनी चाहिए। वी कैन सी हियर द टेंडन्स, क्योंकि ये सारे जब आप फिंगर को क्लोज करते हैं इस तरह, तो इट मीन यू आर यूजिंग द फ्लेक्सर टेंडन। तो ये सारे टेंडन यहाँ पर नजर आनी चाहिए। एट दैट केस यहाँ पर इफ देयर इज स्केपुलर डिसोसिएशन और स्केपुलर इंजरी, तो यहाँ पर ये गैप जो है ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। दिस इज द अल्नर स्टेलॉइड एंड दिस इज द रेडियल स्टेलॉइड, दिस इज द स्केपाइड, दिस इज द टेनेट, दिस इज द कैपिटेट। Again, this is actually, you can see here the digits, they all are बिल्कुल जो है क्लिंचिंग है। यहाँ पे उसने जोर दिया है, तो जैसे हम यहाँ पर जोर देंगे, उंगलियों को क्लिंच करेंगे, क्लिंच फर्स्ट, तो यहाँ पर ये ओपनिंग अगर है तो ये वाजिक हो जाएगी। दिस इज एक छोटे बच्चे की यहाँ पर आपको यह नजर आ रही है, ये दीज आर एक्चुअली द ग्रोथ प्लेट, तो इसका ख्याल रखें। और पर यहाँ पर हमें नजर आ रही है कि यहाँ पर एक नकल, इसको नकल फ्रैक्चर कहते हैं, कि जिसमें बाहर की तरफ जो बच्चों में बहुत कॉमन होती है कि स्मूथ लाइन होती है, और एक यहाँ पर ग्रोथ नजर आती है, सो दैट इज नोन एज द नकल फ्रैक्चर। एज वेल एज वी कैन सी दिस इज द अल्नर स्टेलॉइड। तो अल्नर स्टेलॉइड फ्रैक्चर भी जो है ये स्टार जहाँ पर है, ये आपको नजर आ रही है। सही है? Inshallah, that will be discussed in the next session or next class. The special imaging studies for the specifically for the that hook of the hamate. Thank you so much to all of you. Thank you, sir.